दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीभू कुमार झा। इन दिनों पूरे देश की सियासत में जिस तरीके से बदलाव आया है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब किस तरीके से देश की कमान संभालेंगे, ये सबकी नज़र में है कि आखिर इस बार देश में किस तरीके की सरकार बनेगी। जहां चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे इस बार प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार और नायडू क्या कुछ गेम प्लान करेंगे और क्या कुछ इस बार असर होगा, क्या कुछ बदलाव होगा और सरकार कैसी बनेगी। बैसाखी की सरकार होगी या मजबूत होगी या फिर मोदी अपना सिक्का चला पाएंगे, तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ अमिताभ कुमार दास सर हैं, पूर्व आईपीएस ऑफिसर, जो इनकी एनालिसिस क्या है और ये क्या सोच रहे होंगे इस पूरे देश में अभी जो सियासत भूचाल है, इस पर बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका। सर, क्या इस बार 24 का चुनाव का रिजल्ट, उसके बाद सरकार का गठन किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, तो 4 जून को भी नतीजे आए हैं चुनाव के। मैं उनको ऐतिहासिक मानता हूं। ऐसे तो हर 5 साल पर चुनाव होते हैं, लेकिन इस बार के नतीजे कुछ खास हैं क्योंकि उससे पूरे भारत की दशा और दिशा बदल गई है ना। भारत जिस ओर जा रहा था ना, वो बिल्कुल अब डिफरेंट तरफ जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि नरेंद्र मोदी का अहंकार चूर हुआ है। क्योंकि देखिए, मैं कहता हूं कि अब तक जो अहंकार का विश्व रिकॉर्ड था वो लंका के रावण के नाम पर था, है ना। रावण को हम लोग बचपन से सुनते आए थे दादी नानी से कि बहुत अहंकारी था। तो उसका जो रिकॉर्ड था अहंकार का, वो नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया था। नरेंद्र मोदी में ऐसे हो गया था एकदम 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है, विश्व गुरु हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, एकदम अवतारी पुरुष खुद को समझने लगे थे। और जो इनके दलाल टीवी चैनल्स हैं, गोदी मीडिया वाले, उन्होंने भी इसका एक भौकाल बना दिया था मोदी का कि मोदी जी चाहें तो यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, है ना। तो रूस में नमो नमो, तो जापान में मोदी का डंका, तो अमेरिका में धूम, है ना। तो अब की ये हालत हो गई कि मोदी जी खुद वाराणसी में हारते हारते बचे। जो यूक्रेन का युद्ध रुकवा रहे थे, वाराणसी में हारते हुए बचे। जनता ने जो मैंडेट दिया है इस बार हर पार्टी को, जी जी, ये क्या लग रहा? ये अच्छी बात है। देखिए, कमजोर सरकार का हमेशा मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि कमजोर सरकार में कमजोर आदमी का भला होता है, आम आदमी का भला होता है। क्योंकि कमजोर सरकार पर हमेशा एक दबाव रहता है कि भाई सरकार कभी गिर सकती है, फिर हमें हिसाब देना पड़ेगा, अगले चुनाव हो सकते हैं। और जो मजबूत सरकार होती है, जैसा पिछले 10 सालों में हुआ, उस सरकार में एक नशा आ जाता है, सत्ता का नशा आ जाता है, जो नशा मोदी जी में आ गया था। अब की बार 400 पर, अब की बार 400 पर। जो भाजपा के टुटपुजिया नेता थे, जिनकी औकात नहीं है, जिनके पाजामा बदलने की औकात नहीं है, वो संविधान बदलने की बात करने लगे थे, सर, है ना। बीजेपी इस बात को कहती है कि जब इंदिरा जी की सरकार थी, उन्होंने भी ऐसा ही तानाशाही किया पूर्ण बहुमत को लेकर के, और फिर क्या हुआ? असर नहीं, ठीक है, इंदिरा गांधी का हसर हुआ। 77 के बाद, ये इमरजेंसी के बाद 77 में हारी, लेकिन फिर 80 में लौटी, क्योंकि जनता पार्टी ने भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया। तो देखिए, हसर तो यही तो जनतंत्र की खूबसूरती है, यही तो जनतंत्र का सौंदर्य है कि वो किसी को तानाशाह नहीं बनने देता है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या मोदी जी हो। लेकिन मोदी जी तो इंदिरा गांधी का भी मतलब क्रॉस कर गए थे, है ना। इनका तो ऐसा हो गया था कि मतलब देखिए, सारे तबके इनसे नाखुश थे, चाहे किसानों का तबका हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, मुसलमान हो। अब देखिए, किसान लोग दिल्ली जाना चाहते थे, सड़कों पर कील ठोक दिया जाता था। बताइए, वो कोई दुश्मन की सेना रही है? आपके देश का ही अन्नदाता है, उसी का गेहूं चावल आप खा रहे हैं, और वो शांतिपूर्ण मार्च कर रहा है दिल्ली के लिए, तो आप कील ठोकवा रहे हैं। आपने दिल्ली के बॉर्डर सील करा दी। मोदी जी कहीं ना कहीं इस तरह से लोगों को समझा रहे थे कि राष्ट्रहित, देश हित सर्वोपरि, और सीए की बात करें, और 370 की बात करें, और कई सारे 3 तलाक की बात करें, कई सारे उन्होंने और भी सारे बिल पास किया। तो कह रहे थे कि देश को पहले बचाना है, देश को पहले संभालना है, उसके बाद कुछ मूलभूत चीज़ें पर्सनली, व्यक्तिगत या घरेलू समस्या है, उस पर भी इस बार मतलब कि झांकी, वो तो काम की झांकी थी, इस बार असली काम होगा। देखिए, ये तो बात बनाने की बात है। देखिए, 10 साल कम नहीं होता है ना। झांकी, आप 10 साल में झांकी ही देते रह गए थे तो बहुत खेद की बात है। राजीव गांधी बस 5 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे थे, दर्शकों को याद होगा, 84 से 89 तक, और उन्होंने इस देश में कंप्यूटर क्रांति ला दी थी। हम लोग उसके मतलब प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। हम लोग उस समय कॉलेज में पढ़ा करते थे, और 5 साल में हमने देखा कि किस तरह भारत IT सुपर पावर बन गया 5 वर्ष में। और 10 साल में आप झांकी ही लाते रह गए। और राष्ट्रहित की आप बात करते हैं, आपने तो राष्ट्रहित के नाम पर सिर्फ अडानी का हित किया,
बिल्कुल सर, है एक ना? सवाल ये भी इम्पोर्टेंट है कि राजीव गांधी का मैंने ओरिजिनल वीडियो देखा, वो लगातार उस वीडियो में कहे कि संविधान में अमेंडमेंट होना बहुत जरूरी है, समय के हिसाब से होगा, और वो चाह रहे थे, इसके पक्षधर थे। लेकिन आज लोग, एनडी गठबंधन के तमाम लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदल कर रख देंगे। लेकिन सवाल ये है कि जहां पे संशोधन की जरूरत है, क्या संशोधन होना चाहिए? राजीव गांधी ने बार बार कहा था संविधान में संशोधन होना चाहिए, लेकिन एनडी गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि संविधान बदलेंगे मोदी। इसमें बैलेंस नहीं दिख रहा है सर। नहीं नहीं, वही बात है। देखिए, संविधान में क्यों नहीं संशोधन होना चाहिए? होना चाहिए, बदलते समय के अनुसार, बदलते परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए संशोधन। मान लीजिए जो मूल संविधान था उसमें कोई अच्छी बात मान लीजिए किसी वजह से छूट गई है, तो उसको क्या ऐड नहीं किया जाएगा? और मैं बता दूं दर्शकों को, अब तक 100 बार से ज्यादा संशोधन हुए हैं, है ना? हुआ है। और उसकी वजह संविधान में ही उसका प्रावधान है संशोधन करने का, लेकिन संविधान सर- में प्रावधान है। लेकिन ये जो भाजपाइयों का जो संशोधन था, राम भक्तों का, ये तो मतलब संविधान के संशोधन के नाम पर इनका तो उद्देश्य था कि संविधान को कचरा में ही फेंक दो। बिल्कुल सर, है ना? आपने कहा कचरा में, तो लेकिन सर कहीं ना कहीं मूल प्रति संविधान की जो मूल प्रति थी, उसमें भी बड़ा अजीबोगरीब खेल हुआ, जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जा रहा है म्यूजियम में। तो ये भी कहीं ना कहीं देश के लिए तो अन्याय की बात थी। खैर, अब मूल प्रति तो देखिए उसका तो एक मतलब आप कह सकते हैं एक प्रतीकात्मक महत्व है। नहीं सर, यदि रिसर्च किया जाए इस पूरे पृष्ठभूमि पे, भारतीय इतिहास की और अंदर की बातों पे, तो बहुत सारी चीजें फेरबदल है इसमें। एक फेरबदल तो होगी ही, इसमें होगी। देखिए, मैंने कहा ना कि 100 से ज्यादा बार संविधान में संशोधन हो चुके हैं, और संविधान में प्रावधान है संशोधन करने का, क्योंकि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो कोई मूर्ख लोग नहीं थे। वो जानते थे कि संविधान में बदली परिस्थितियों के अनुसार, बदले समय के अनुसार उसमें संशोधन जरूरी होंगे। लेकिन उन्होंने संशोधन की प्रक्रिया थोड़ी कठिन बना दी थी कि भाई संशोधन सामान्य बहुमत से नहीं होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत से होगा। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम मन मर्जी हो जाए। बिल्कुल जी, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, मैं दर्शकों को बताऊं, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं जानते। वो केशवानंद भारती केस में, लगभग 50 साल पहले केशवानंद भारती केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान की जो मूलभूत संरचना है, जो बुनियादी ढांचा है, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मतलब आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। तो सर एक सवाल ये भी है ना कि संविधान में संशोधन करना, क्या संविधान में बदलने का तरीका है क्या? नहीं, संशोधन का तो मतलब ही है कि उसको बदला जा रहा है, लेकिन संशोधन अच्छे होने चाहिए। अभी जो ये मतलब आरएसएस और भाजपा वाले, ये जो मतलब मैं तो इनको गुंडा मवाली ही कहता हूँ, ये जो भी फांसीवादी लोग हैं, इनका क्या उद्देश्य था? इनका उद्देश्य दो था। एक तो देश के मुसलमान इनके निशाने पर थे, और दूसरा देश के दलित लोग, पिछड़े लोग इनके निशाने पर थे। क्योंकि ये जो आरएसएस वाले हैं ना, ये बेसिकली अगड़ी जाति के हिंदुओं का हित सोचते हैं। ये तो कह रहे थे सर कि मतलब कि ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दो। ये क्या, ये बराबर कह रहे हैं ये बात? ये बात कहीं आधिकारिक तौर पर नहीं कही गई कि छीन कर दिया जाए, क्योंकि पिछड़ी जातियों में तो मुसलमानों में भी पिछड़ी जातियां हैं, पता है ना आपको? बहुत सारी मुस्लिम जातियां भी पिछड़ी हैं, है ना? जैसे कि जो आप अंसारी वगैरह जो जातियां हैं मुसलमान, और उसी तरह मुसलमानों में अगड़ी जातियां भी हैं, ये शेख हैं, सैयद। अभी जो बिहार में जातीय जनगणना हुई, उसमें 4 जातियां हिंदुओं की अगड़ी जातियां हैं, और शेख, सैयद और पठान 3 जातियां मुसलमानों से हैं। आपको लग रहा है ये भी बात बनाने का तरीका हो गया, चाहे बीजेपी कर रही है या इंडिया विपक्ष कर रही है? ठीक है, जो भी करे वो गलत है। और दूसरा ये था, चूंकि पूरा जो आरएसएस और भाजपा है, वो मतलब उनकी राजनीति ही मुसलमानों के प्रति नफरत की राजनीति है, तो ये लोग संविधान को बदल के, अभी जो धर्मनिरपेक्ष संविधान है उसको मतलब हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। और मैं दर्शकों को बताऊं कि अगले साल यानी कि 2025 आरएसएस का शताब्दी वर्ष है। अगले साल आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं। तो नागपुर में जो ये बैठे हुए आरएसएस के मुख्यालय में जो लोग बैठे हुए दिन रात जो षड्यंत्र करते हैं, उनका ये उद्देश्य, उनके दिमाग में ये बात थी कि इस चुनाव में यदि हम लोग को 400 पार मिल जाता है, तो उस मतलब प्रचंड बहुमत का हम लोग दुरुपयोग करते हुए देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे आरएसएस के शताब्दी वर्ष में। वो तो जनता ने इनका सब खेल भंडूल कर दिया। अब हिंदू राष्ट्र क्या बनेगा? आप चंद्रबाबू के जूते से चमकाइए, लेकिन उद्देश्य इनका यही था। सर इम्पोर्टेंट मसला ये है कि कई सारे मोदी ने संजोया हुआ था, यूसीसी की बात करें, जनसंख्या नियंत्रण की बात करें, और भी कई ऐसे बिल हैं जो मोदी जी कह रहे थे कि इस बार मतलब कि चौंकाने वाले फैसले होंगे। क्या यूसीसी बिल को सही मानते हैं आप? देखिए, मोदी ने कहा था कि 6 महीने के अंदर भूचाल आएगा, है ना? भूचाल तो आया, लेकिन उससे मोदी जी ही मलबा के अंदर है। वही भूचाल के शिकार हो गए। देखिए, यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में दर्शकों को बताऊं, मतलब समान नागरिक संहिता जिसको हिंदी में कहते हैं, वो अपने आप में एक अच्छी चीज है। और संविधान में कहा भी गया है कि
मतलब यूसीसी होना चाहिए गोल। जैसे अभी अलग अलग धर्मों का अलग अलग पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग ही है, लेकिन देखिए उसमें नियत ठीक रहनी चाहिए। इन लोग जब यूसीसी की बात करते हैं तो इन लोग का मेन उद्देश्य होता है मुसलमानों को टारगेट करना, मुसलमानों को निशाना बनाना, सर है ना। ये भी सवाल है ना तो कि वो बात नहीं ये होनी चाहिए। कैसे सिद्ध करेंगे कि ये लोग टारगेट बना रहे हैं? ये मुंह से कहने से तो होगा नहीं। नहीं नहीं, मुंह से, चूंकि आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कभी आप मतलब बाबरी मस्जिद तोड़कर मुसलमानों को निशाना साधते हैं, कभी आप घर वापसी की बात करके मुसलमानों को निशाना साधते हैं, कभी आप रामनवमी के दिन मस्जिद पर भगवा झंडा लगा देते हैं, कभी आप लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करते हैं, कभी आप हिजाब के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करते हैं। तो या कभी मतलब आप सीए में भी है कि मतलब गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। तो पूरा जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, 100 साल का जो आरएसएस का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ट्रैक रिकॉर्ड है कि आपकी राजनीति और आपका पूरा चरित्र जो है वो मुसलमानों के प्रति नफरत पर भरा हुआ है, इसलिए संदेह पैदा होता है। सर यूसीसी बिल पास कर पाएंगे मोदी? बदली हुई परिस्थितियों में नहीं लगता, क्योंकि यूसीसी में अब इनको इतना बहुमत नहीं है। और इस बार तो वही है कि मोदी का टीवी है, लेकिन चंद्रबाबू का रिमोट है, नीतीश का रिमोट है। तो इस बार तो देखिए इनको आम सहमति बनानी पड़ेगी ना। जैसे बार बार मैं दर्शकों को कहता हूँ कि इस बार मोदी की सरकार नहीं है, इस बार एनडीए की सरकार है ना। तो आपको जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये पूरे देश के हर लोग जान रहे हैं। और चाइना अब कंट्रोल कर रही है, तो हमारा इंडिया की जो बातें अभी दिख रही है, जनसंख्या नियंत्रण होगा तभी जाकर एजुकेशन ऑल ओवर सारे चीजों को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो क्या सर जनसंख्या नियंत्रण के लिए फिर वही बात मैं कहता हूँ, देखिए जनसंख्या विस्फोट जो है उसे मैं हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या मानता हूँ। और ये भी है कि भारत ने तो कुछ महीने पहले, मैं दर्शकों को बता दूं, चीन को पछाड़ कर नंबर 1 का स्थान हासिल कर लिया है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला 142 करोड़ का देश हो गया है, और जनसंख्या विस्फोट सभी समस्याओं की जड़ में है। लेकिन इस देश में दिक्कत क्या है कि जब भी जनसंख्या विस्फोट पर समस्या होती है उसको एक सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है। उसमें लोग कहेंगे अरे मियाँ सब बहुत बच्चा पैदा करता है, जबकि मैं खुद ऐसे सैकड़ों हजारों हिंदुओं को जानता हूँ जो एक बेटा के इंतजार में 1 दर्जन बेटियां पैदा करते हैं। सर ये तो एक घरेलू लेवल की बात हो गई, तुच्छ बात हो जाती है। लेकिन यदि हम पढ़े लिखे तौर पे सोचे तो क्या लगता है, पढ़े लिखे लोगों के हिसाब से सोचे तो मेरा मानना है कि इस देश में सख्ती के साथ 1 चाइल्ड नॉर्म लागू होना चाहिए, 1 बच्चे का कानून, जैसे चीन में लागू हुआ था वैसा होना चाहिए 1 चाइल्ड नॉर्म, 1 बच्चे का कानून। और मैं तो कहता हूं कि ये मेरा मतलब नारा ही है कि एक संतान नेक संतान। मतलब नीतीश कुमार और नायडू दोनों इंडिया में है इस बार, क्या इन सब मामलों पे, इस सब मुद्दों पे इस पर क्लियर कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता। देखिए आपको याद होगा कि वाजपेयी की सरकार भी ऐसे ही गठबंधन की सरकार थी, उसको बहुत पर आश्रित रहना पड़ा था, ममता बनर्जी पर, नीतीश पर, जयललिता पर। तो पूरे वाजपेयी के कार्यकाल में ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं छुआ था वाजपेयी ने, क्योंकि गठबंधन में आपको सबको लेके चलना है। तो ये यूसीसी का मामला हुआ, जनसंख्या नियंत्रण, ये सब तो नहीं ला पाएंगे। और दूसरी बात है ये कुछ जो ये ला चुके हैं उनको भी वापस लेना पड़ेगा, जैसे अग्निवीर। तो फिर कर क्या पाएंगे सर? सवाल ये विवेकानंद रॉक पर जाके साधना कर पाएंगे? रवि किशन ने कहा था कि सूरज की गर्मी को मध्यम कर दिया मोदी जी ने अपने साधना के बल पर। तो अब मोदी जी यही कर पाएंगे जिनमें चुनौती भरी पड़ी है बहुत। ये देखिए कांटों का ताज है। मोदी जी शपथ तो ले लेंगे, जिसको लोग मजाक में तीसरी कसम कह रहे हैं कि तीसरी बार कसम तो खा लेंगे, लेकिन तीसरी कसम के बाद ये जो प्रधानमंत्री का इस बार पद मिल रहा है ना मोदी जी को, ये कांटों का ताज है। यानी कि सपने जो है उनका जो है हाँ वो देखिए, मतलब अब की बार 400 पार नहीं, इस बार है अब की बार लंगड़ी सरकार है ना। देखिए मोदी जी कल भी दिन में 4 बार कुर्ता, 5 बार बंडी बदलना भूल गए हैं जी। तो इस बार कहीं ना कहीं पूरे मामले पे जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो लंगड़ी सरकार की बात की जा रही है, बैसाखी की सरकार की बात की जा रही है, कमजोर सरकार की बात की जा रही है। तो क्या इस बार तमाम सारे ऐसे संशोधन वाली बातें जो मोदी जी ने संजोया हुआ था उसको पास करने में कितनी चुनौती होंगी? और सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी जी अब नायडू और नीतीश कुमार के इशारे पे उनको काम करना पड़ेगा, ये जग जाहिर हो चुका है। और इस बार इस सरकार में क्या देश के लिए, जनता के लिए क्या कुछ हो पाएगा, कितना बड़ा फैसला हो पाएगा और जनता के लिए क्या कुछ बड़ा हो पाएगा, ये सबकी नजर बनी हुई है। आप अपनी सोच और अपनी बातें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।